विद्यार्थियों, आज से हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये हम लोग का ऑनलाइन स्टडी है और ऑनलाइन स्टडी में दो बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली बात ये कि जितना मैं आपसे कहता हूँ आपको उतना करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको नोट्स बनाने होंगे। ऑफलाइन स्टडी में ये होता है कि टीचर के सामने स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर उनकी गलतियों को डिटेक्ट कर लेता है और आसानी से पनिशमेंट भी दे दिए जाते हैं। ऑनलाइन स्टडी का यह एक डिसएडवांटेज ही कहिए कि विद्यार्थी साथ में नहीं होता, लेकिन अब ये संयोग है कि लॉकडाउन चल रहा है तो हमें इसी तरह से पढ़ाई करना है। फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि हर हाल में मैं जितने इंस्ट्रक्शंस आपको देता हूँ आप उन्हें हर हाल में फॉलो करेंगे। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं। बिना इंटरेक्शन के स्टडी हो नहीं सकती, आप जानते हैं। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं, मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। और आज जब ये लेक्चर समाप्त होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना समझ पा रहे थे, और ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास 9th का जो फिज़िक्स है उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। फिज़िक्स वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको फिज़िक्स से रिलेटेड थोड़ा सा व्यू में दूंगा ताकि आपको पता चले यह फिज़िक्स है क्या, कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है। और उसके बाद से हम लोग फिर सिलेबस पर आएंगे और फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो कम से कम 10 मिनट के आसपास हम लोग स्पेंड करते हैं ये समझने के लिए कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स का कितना बड़ा स्कोप है, और उसके बाद से हम अपने सिलेबस पर आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फिज़िक्स के बारे में। आप ध्यान देंगे, फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फिज़िक्स का जो फॉर्मेशन है, फ्यूसिस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। फिज़िक्स का ओरिजिनेशन फ्यूसिस वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। इसी वजह से हम लोग फिजिक्स को बोलते हैं नेचुरल साइंस। इसका मतलब ये निकलता है कि नेचुरल साइंस इज नोन एज फिजिक्स। स्टार्टिंग टाइम में जब फिजिक्स एग्जिस्टेंस में आया था, वास्तव में फिजिक्स नेचर के ही स्टडी को डेडिकेटेड था। इसका मतलब कि साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग नेचर, उससे रिलेटेड इवेंट का स्टडी करते थे, उसी को फिजिक्स कहा गया। तो फिजिक्स को डिफाइन किया जाता था बहुत पहले, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। आगे चल के जब 17th सेंचुरी में हम लोग आते हैं, 17th सेंचुरी फिजिक्स की दुनिया का रिवॉल्यूशन का टाइम था। इसका रीज़न ये था कि उसी समय न्यूटन एक्टिव थे। जिस तरह से अभी लॉकडाउन वाली कंडीशन चल रही है, उसी समय लॉकडाउन की एक और कंडीशन आई थी, जिस समय एक बहुत ही फैटल टाइप का डिजीज, जो कि एपिडेमिक था, वो उस समय इंग्लैंड में एक्टिव था। न्यूटन स्टडी कर रहे थे, उनकी एज थी वहीं 22-23 साल के आसपास थे। और न्यूटन एक टीएनटी कॉलेज था, टीएनटी कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, इंग्लैंड के टीएनटी कॉलेज में। टीएनटी कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, तभी ये प्लेग नाम का एक एपिडेमिक उस समय चल रहा था। न्यूटन को उस डिजीज की वजह से अपने घर में लगभग 1 साल के आसपास 1964 और 65 के बीच
अपने घर में व्यतीत करना पड़ा था। और यही वो समय था कि न्यूटन ने बहुत सारे रिसर्च किए और उनका ही रिसर्च का देन था कि आज हम लोग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से अवेयर हैं, न्यूटन के ग्रेविटेशन से अवेयर हैं, न्यूटन के ऑप्टिक्स के फील्ड में जो योगदान है उससे भी अवेयर हैं और बहुत सारी बातें। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि लॉकडाउन अलग अलग व्यक्तियों के लिए, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट तरीके से स्पेंड होता है। एक यूनिक थिंकिंग वाले पर्सन के लिए वो गोल्डन टाइम प्रूव होता है और एक पुलिस पर्सन के लिए वो बहुत ही बेकार टाइम गुजरता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए इस लॉकडाउन से। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि साइंस के यानी फिजिक्स के सेक्टर में जो 17th सेंचुरी था वह एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि न्यूटन ने उस समय में बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारे अलग अलग लॉज को उन्होंने डिफाइन किए। 17th सेंचुरी में ही हमें न्यूटन का फेमस लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम पढ़ेंगे, आज हमारा सिलेबस भी है, उस सिलेबस में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में उन्होंने बताया। 17th सेंचुरी बीतने के बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट आते जाते हैं। उनमें से एक और बड़े साइंटिस्ट आते हैं 19th सेंचुरी के आसपास, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत ही फेमस एक रिलेशन दिया, आप सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे, E=mc²। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन में आइंस्टीन ने एक नए तरह के फिजिक्स का इमेजिनेशन किया था, जिस फिजिक्स को आगे चल के क्वांटम फिजिक्स कहा गया। स्टार्टिंग में आइंस्टीन के क्वांटम फिजिक्स को कोई समझ नहीं पाया और यही वजह रहा कि उनको उस सिद्धांत के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला 1921 में, उनको नोबेल प्राइज़ मिला दूसरे रिसर्च के लिए, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन बाद में जब दुनिया को समझ में आई कि अरे क्वांटम फिजिक्स वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वांटम फिजिक्स में ये आइंस्टीन आपका एक बात कहते हैं जिनको हम समझेंगे। उसमें वो कहते हैं कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, इनको हम आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात दुनिया को अजीब लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मास को एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम मास में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी और आज उसी का देन है कि हमारे पास फिजिक्स का एक नया ब्रांच, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच क्वांटम फिजिक्स है। तो हमें जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि क्वांटम फिजिक्स मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको। क्वांटम फिजिक्स बताने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये जानना कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो फिजिक्स का डेफिनेशन है वो क्वांटम फिजिक्स से ही लिया गया है। प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक्स का डेफिनेशन है वो ये कहता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी, देयर इंटरेक्शन एंड देयर म्यूचुअल कन्वर्जन। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से, आइंस्टीन के क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स का जो नया डेफिनेशन आता है वो होता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी, देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है रिलेशन। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मास एंड एनर्जी, their mutual interaction and their mutual conversion। मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं। दबाव नहीं लेना है, आराम आराम से हम चलते चलेंगे और जैसे जैसे मैं आगे, हम लोग बढ़ेंगे आगे, आपको फील होगा कि बहुत मज़ा आ रहा है आपको। तो ये पूरी बात हुई फिजिक्स की, फिजिक्स का ये डेफिनेशन बना। अब हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे लिए फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझाना चाहूँगा कि फिजिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्या आपने कभी फील किया है कि मौसम समर हो, वेदर समर हो और लाइट कट जाए, नहीं आपका इन्वर्टर चार्ज हो और नहीं
आपको कोई ट्री या प्लांट आपके समीप हो, आप घरों में ही कैद हों और ऐसे समय में लाइट का कट जाना आपको किस तरह का फीलिंग दिलाता है? सोचिए। आपको पता है कि आज का जो टाइम है, आज के टाइम में मैक्सिमम जो जनरेशन है वो फ़ोन पे डिपेंडेंट होता जा रहा है। आप सबको पता है, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो पता नहीं कौन सी आफत आ जाती है। सही है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, होना चाहिए। हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढलना भी चाहिए और टाइम के साथ साथ हमें चलना भी चाहिए। इससे हमारा दोष कम है, ये दोष समय का है। लेकिन जो भी हो, हम ये मानना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिसिटी जैसे डिस्टर्ब होती है तो हमारे जीवन पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम परेशान हो जाते हैं कई बातों को लेकर। पहले तो ये कि हम सही से रेस्ट भी नहीं कर पाते, सही से हम अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि फैन नहीं चलता, कूलर नहीं चलते, एसी नहीं चलता। दूसरा, फ़ोन के डिस्चार्ज होने से भी हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा जो पॉइंट है कि हम फ़ोन से किसी से बात भी नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं। कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि आज हम मंगल पे मिशन भेजते हैं, मार्स मिशन, आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा। आपको पता है कि आज हम मून पे भी मिशन भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा चुके हैं। आपको पता है कि ऐसे ऐसे सैटेलाइट लगाए गए हैं जिनके हेल्प से हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट तक हो सकता है। कोई प्रोग्राम अगर हो रहा हो बहुत दूर अमेरिका या इंग्लैंड में, तो उसको हम लाइव ही देख सकते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना। और स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। आपको ये भी पता होगा कि आज का जो टाइम है, डिफेंस में भी हम काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। डिफेंस में स्ट्रांग होने का जो मेन रीज़न है, नए नए तरह के वेपन्स का डेवलप होना। आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स बनने लगे हैं, अलग अलग तरह के हमारे जो है, आपने पता होगा कि अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स बनने लगे हैं, अलग अलग तरह के वेपन्स बनने लगे हैं, न्यूक्लियर बम बनने लगे हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम बनने के वजह से ही बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं अपने आप को पावरफुल समझने लगे हैं। इसका भी रीज़न कौन है? फिजिक्स है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा और हम थिंकिंग करें, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो रीज़न है वो भी फिजिक्स ही है। कुछ और पॉइंट्स पे भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि टेलीस्कोप का जब रिसर्च हुआ, टेलीस्कोप जब इन्वेंट किया गया, तो टेलीस्कोप के हेल्प से हम सन के बारे में जान सकते हैं, मून के बारे में जान सकते हैं, वैसे वैसे बॉडीज़ के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं जिनके पास न तो कभी जाना संभव था और नहीं हम कभी सोच पाते थे। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट जो हुआ। आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट से ही बायोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ा, बायोलॉजी का ब्रांच काफ़ी आगे बढ़ता गया, तो उसका देन माइक्रोस्कोप है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? फिजिक्स दरअसल चारों तरफ से हमें घिरे हुए है, और किसी भी दिन अगर हम उसके किसी एलिमेंट को मिस करते हैं तो हमारा लाइफ काफ़ी टफ हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी दिया था, एग्जाम्पल के तौर पे। सीधा सीधा मतलब ये है कि आज का जो मानव है वो चारों तरफ से फिजिक्स से घिरा हुआ है, और बिना फिजिक्स का उसका लाइफ इजी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हैं। हम जिस कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इन्वायरमेंट हमसे डिमांड करते हैं कि हम फिजिक्स के लॉ को समझते हुए, फिजिक्स के घेरे में घिरे हुए हम आगे बढ़ें। और ये सारी की सारी बातें जो हैं फिजिक्स के एप्लीकेशन को बताने के लिए बहुत हैं, मोर देन इनफ है। तो मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स का डेफिनेशन लिखता हूँ, आप नोट करेंगे। उसके बाद से इसके एप्लीकेशन को भी मैं नोट करा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपने सिलेबस पे, और तब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आप एक तुरंत बताना चाहिए डेफिनेशन नोट कराने से पहले, वो ये कि
आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि तभी पता चलता है कि आप एक्टिव हैं। आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर न्यूटन आए सबसे पहले। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है। आप बोलेंगे कि 19th सेंचुरी में आइंस्टीन आते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर किसको हम फादर ऑफ फिजिक्स माने। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। फादर ऑफ फिजिक्स अगर हमें मानना हो तो न्यूटन को हम मानते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। ध्यान देंगे, न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स है, नो डाउट, लेकिन जो आइंस्टीन है वो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिजिक्स का डेफिनेशन नोट करते हुए हम एप्लीकेशंस को भी नोट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ताकि मैं इसको इरेज करके फिजिक्स के डेफिनेशंस को नोट करा दूँ। देखते हैं कि डेफिनेशंस मैंने नोट किए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे और इसके बाद से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि आप इसे नोट कर चुके हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। मैं जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया फिजिक्स के एप्लीकेशन के बारे में, तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ फिजिक्स के एप्लीकेशन को। आप उसको मेरे साथ साथ नोट कीजिए। देखिए, एक बात समझना चाहिए हमें कि फिजिक्स का एप्लीकेशन तो बहुत वास्ट है, फिर भी हम लोग मेजर जो एप्लीकेशंस हैं उनको नोट डाउन करते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है, अदरवाइज़ फिज़िक्स पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। इसलिए मैं आपको कुछ मेजर जो एप्लीकेशंस हैं उनको मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये एप्लीकेशन हमने नहीं नोट की, वो नहीं नोट की, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये बचकानी बातें हैं, छोटी बातें हैं। आप समझ लीजिएगा कि बहुत एप्लीकेशन है। मैं मेजर एप्लीकेशन को नोट डाउन करूँ, आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ। तो ये थे मेजर एप्लीकेशन। आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ें। आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको कई बार बताया हूँ, आप अगर नहीं हम लोगों का ज़्यादा भेंट हुआ, क्लास 8 में तो हम लोग बहुत साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, हम अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाते हैं। अगर हम ईमानदारी से सारी बातों को नोट करते जाएं, ईमानदारी से सारी बातें सीखते जाएं, तो सीखते 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 एक ऐसे स्टेज पे हम जाते हैं जहाँ पे आकर के हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो परफेक्शन का लेवल होता है। आपने फेमस एक पर्सन है स्टीव जॉब्स,
कई बार मैं ये बताता रहता हूँ, बहुत सारी क्लासेस में मैंने ये बात बताई है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हम अपने लाइफ के हर मोमेंट में कोई ना कोई डॉट कलेक्ट करते हैं, और डॉट को कलेक्ट करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक ऐसा भी टाइम आता है कि जितने भी डॉट हमने कलेक्ट किए हैं, सारे के सारे डॉट मिल के कंप्लीट फिगर बना देते हैं। जिस दिन ये कंप्लीट फिगर बनता है, उस दिन हम परफेक्शन के लेवल पे होते हैं, और हमें सक्सेस होने से, आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं चाहूँगा आपसे सिर्फ इतना कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पूरी ईमानदारी से, कंसंट्रेशन से आप उनको पढ़ें, नोट डाउन करें, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें। आपका फुल इंटरेक्शन होना चाहिए इस पूरे स्टडी में, क्योंकि स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बिना टीचर कितना क्वालिटेटिव पढ़ाता है इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप जब तक अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं, तब तक मज़ा नहीं आना। और मैं चाहता हूँ कि ये स्टडी हमारा इतना इंटरेस्टिंग बन जाए कि जब आप अगले साल 10th स्टैंडर्ड में जाएं, तो 10th स्टैंडर्ड में कैसे स्टडी की जाती है, सिस्टमेटिक स्टडी, आपको आइडिया लग जाए। आपको पता भी है कि जैसे जैसे हम लोग बड़ी क्लासेस में जाते हैं, सिलेबस बढ़ता जाता है, अलग अलग प्रेशर बढ़ते जाते हैं, और इन सबसे लड़ने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि हमारा जो स्टडी हो सिस्टमेटिक बनता जाए। आप जितना ही अच्छा और जितना ही सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, आपके लिए बड़े बड़े सिलेबस भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ से हमें समझना चाहिए कि क्लास 9th में फिज़िक्स कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और किस हद तक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ने की जो बात है वो तो मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्लास 9th में। क्लास 9th में आपको जो पढ़नी है, उसमें से एक चैप्टर आपको पढ़ना है मोशन। दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का ही एक पार्ट है जिसको फोर्थ चैप्टर के हिसाब से आप कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि थर्ड चैप्टर का ही एक पार्ट है। आप उसको फोर्थ चैप्टर भी कर सकते हैं, जिसका नाम है फ्लोटेशन। दरअसल बात ये है कि ग्रेविटेशन का ही सेकेंड पार्ट है फ्लोटेशन, और जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है आपका साउंड। इतनी बातें हमको पढ़नी है, और मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो 3 चैप्टर आप देख रहे हैं, जो 3 चैप्टर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड चैप्टर ले लीजिए आप, थर्ड चैप्टर ले लीजिए आप। इन दोनों चैप्टर में ही केवल और केवल का मतलब है मेजोरिटी में हम बात करेंगे न्यूटन की। ये दोनों चैप्टर न्यूटन की देन है। जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है मोशन जो है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरी हैं, मैथ्स का एक मेजर पोर्शन भी इसमें है, मैथ्स भी इसमें इंट्रोड्यूस होता है। अगला जो आपका चैप्टर है फ्लोटेशन। इस फ्लोटेशन चैप्टर में कई साइंटिस्ट आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसमें से एक आते हैं आपके आर्किमिडीज आते हैं। साउंड में भी वही हाल रहता है, फ्लोटेशन में आर्किमिडीज भी आते हैं, कुछ देर बाद पास्कल भी आते हैं। और साउंड जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा वेव, एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है हमारे लिए, वेव। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर यानी मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये पांचों चैप्टर हमें अपने क्लास 9th के सिलेबस में पढ़ना है, और हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगेंगे।
हाँ, ये ज़रूर बात है कि थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जा कर के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सच बात ये, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ हमें पढ़ना चाहिए तो डेप्थ में जाना चाहिए, ताकि पता तो चले ये चैप्टर है क्या एक्चुअली। सिर्फ रट लेने से, सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ लेने से मज़ा आने वाला नहीं है। हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, तब जाके आपको मज़ा भी आएगा। तो ठीक है, मैं मिटाता हूँ, आप नोट कर लेंगे इसे भी और करेंगे। तो आप पहले नोट कर लीजिए इसे ताकि मैं मिटा सकूँ। आगे हैं, चलिए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। देखिए, जब मोशन चैप्टर की बात हम करते हैं तो हमें हमारे ब्रेन में जो पहला क्वेश्चन स्ट्राइक करता है वो यही कि व्हाट इज मोशन। हम समझेंगे मोशन को। मोशन को समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ बहुत पहले, जिस समय फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। सबसे पहला जो मोशन को लेकर के एस्पेक्ट आया था वही आया था कि हम पहले समझें कि पोजीशन क्या है। पहले हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, तब हम आ जाएंगे मोशन पे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक स्टडी का यही डिमांड है कि आप पहले हर एक पॉइंट को समझते चलें। अगर आपको समझना हो कि पोजीशन क्या है तो आपको तो एक बात ज़रूर पता होगा कि स्पेस क्या है। स्पेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं और वैक्यूम वाला पार्ट भी स्पेस के अंडर में ही आता है, ठीक है। लेकिन हम अपने एटमॉस्फेयर में चलते हैं और एटमॉस्फेयर में समझते हैं कि ये पोजीशन क्या है। देखिए, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पोजीशन इज अ पॉइंट। पोजीशन इज अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस से सीधा सीधा मतलब है एटमॉस्फेयर से, यानी हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि 3 डायमेंशन क्या है। 3 डायमेंशन का सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पे हमें 3 टाइप के मेजरमेंट करने पड़े। हम लेंथ को भी मेजर करें, ब्रेड्थ को भी मेजर करें और हाइट को भी मेजर करें। ऐसा लोकेशन, ऐसा स्थान जहाँ पे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मेजर करना पड़े, उसको हम 3 डायमेंशन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपना ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन वाला है, क्योंकि हम मान सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी थिकनेस को हम कंसीडर करें तो बोर्ड भी हमारा 3 डायमेंशनल हो जाएगा। आपका अपना जो बॉडी है, मेरा जो बॉडी है, ये 3 डायमेंशनल है, क्योंकि मेरी कुछ हाइट भी है, मेरी कुछ थिकनेस भी है और मेरा बॉडी का कोई ब्रेड्थ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स में 3 तरह के मेजरमेंट करने होते हैं, 3 टाइप के मेजरमेंट करने होते हैं, उनको हम 3D बोलते हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो जब हम पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि पोजीशन इज अ पॉइंट सिचुएटेड इन स्पेस। क्या कहते हैं? पोजीशन इज अ पॉइंट सिचुएटेड इन स्पेस। पोजीशन इज अ पॉइंट सिचुएटेड इन स्पेस। पोजीशन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट ही पोजीशन है। कोई ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए पर है तो आप ए के सामने डॉट लगा दीजिए, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम जब पोजीशन को समझ लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या है मोशन। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में जब मेजरमेंट शुरू हुआ
तो आपको पता है कि इंग्लैंड वाले भारत पे शासन किए, आपको पता है 1600 BC में 1600 में वो आए थे व्यापारी बन के, और 1947 में फाइनली हम आज़ाद हुए उनके चंगुल से। तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन आया साइंस के सेक्टर में, आपका ट्रेड के सेक्टर में, या फिर इंडस्ट्री के सेक्टर में, तो वो रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में। सीधा सीधा कहा जाए कि जो गोरे होते हैं यानी इंग्लैंड वाले जो होते हैं वो अपेक्षाकृत चालाक होते हैं, उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है। अभी की ये स्थिति नहीं है, पुराने समय में 16, 17, 18 सेंचुरी के आसपास ऐसा कंडीशन था। अभी तो हम भारतीयों जैसा कोई भी अच्छा चालाक है ही नहीं, है भी, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हम उतने पीछे अब नहीं रह गए। तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन आया साइंस के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, वो ब्रिटेन में आया, मतलब इंग्लैंड में आया। तो इंग्लैंड वालों ने सोचना शुरू किया कि हम मेजरमेंट कैसे करें। आपके ब्रेन में ये बात आ रहा होगा कि मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्यों उनको। आपको पता है कि जब हम कोई भी आर्टिकल खरीदने जाते हैं तो कितना आर्टिकल के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा ये मेजरमेंट ही कंफर्म करेगा। काउंटिंग भी एक तरह का मेजरमेंट ही है, इतना काउंट करके हम पैसा देंगे किसी को। किसी की हाइट को मेज़र करना हो, इस तरह के मेजरमेंट जब आए तो इंग्लैंड वालों ने तय किया कि हम लोग मेजरमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे क्वांटिटीज थे, किनको किनको मेज़र करें। तो फाइनली अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है FPS, जिसका मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। FPS सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया और FPS सिस्टम में इंग्लैंड वाले मेजरमेंट करते थे। यानी कि जब लेंथ या हाइट मेजर करने की बात होती थी तो किस में मेजर करते थे? फुट में। जब मास को मेजर करना होता था तो किस में मेजर करते थे? पाउंड में। टाइम को मेजर करना होता था तो सेकंड में। जर्मनी, आपको पता है कि युद्ध में जो वर्ल्ड वार हुआ था, इंग्लैंड के अपोजिट लड़ा था, तो जर्मनी के दिमाग में ये बात शुरू से ही थी कि हम किसी भी कंट्री का कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करेंगे। तो जर्मनी में भी एक नए तरह के सिस्टम का, जर्मनी में, फ्रांस में नए तरह के सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। इसका नाम है CGS सिस्टम डेवलप किया फ्रांस ने, जर्मनी ने। C का मतलब होता है सेंटी, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड। और ये जो सेंटीग्राम सेकेंड था, सेंटीग्राम सेकेंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम था। अपने भारत में भी कई तरह के सिस्टम अपनाए जाते थे। आपको पता है कि स्टार्टिंग समय में जब हमें वज़न जोखना होता था तो हम सेरी में, पाव में, अलग अलग तरह के हमारे पास रत्ती था, पाव था, तोल था, कई तरह के हम मेजरमेंट करते थे, जो अब हमारे पूर्वज ही बता पाएंगे एग्जैक्टली कि कितना कौन था मेज़र करता था। तोल उसमें आता था, उसमें आपका मन आता था, आपको पता होगा, सुने होंगे, आप ज़रूर सुने होंगे। लेकिन फाइनली एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। प्रॉब्लम ये था कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड के लिए जाता था तो क्वेश्चन खड़ा हो जाता था कि हम एक दूसरे में एक्सचेंज कैसे करें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फ्रांस से कोई जहाज़ गया इंग्लैंड में ट्रेड के लिए, तो फ्रांस से पूछा गया कि आप क्या लाए हैं, तो वो बोलता कि मैं इतना आर्टिकल लाया हूँ, इतना मटेरियल लाया हूँ, वो ग्राम में बताता। इंग्लैंड वाले समझते थे पाउंड में, समझते थे इंग्लैंड वाले। क्वेश्चन अब ये था कि भाई हम एक दूसरे को कैसे समझाएं। तो इस तरह से जो ग्लोबल लेवल का ट्रेड था वो काफ़ी परेशान था। इसी परेशानी से बचने के लिए एक दुनिया के कई देश मिले
और एक मीटिंग हुई पेरिस में। पेरिस आप जानते हैं, पेरिस का नाम आपने सुन रखा होगा। पेरिस में मीटिंग हुई, तब जाके तय किया गया कि आज के बाद हम लोग एक नए तरह के यूनिट को मानेंगे जिसका नाम है MKS। इसका मतलब होता है मीटर किलो सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और तब जाकर के जो ग्लोबल ट्रेड था वो काफ़ी जो है इम्प्रूव हुआ। और इस तरह से जो सबसे यूज्ड जो हमारा यूनिट है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है, मतलब SI यूनिट। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज़ होने वाला यूनिट है जो हमारा सिस्टम है वो है आपका MKS। MKS का सीधा सीधा मतलब है कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे और वेट को या फिर मास को हम किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ताकि जब बार बार ये चीज़ें आएँ तो आप परेशान ना हो। मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी बातें आप समझ गए हैं। एक बार फिर से हम पोजीशन को समझ रहे थे, मैंने उसी बीच आपको रोका था। हम फिर समझने लगे थे कि मेजरमेंट के लिए क्या क्या हमारे पास सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था FPS, फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा जो सिस्टम था CGS, सेंटीग्राम सेकेंड। और तीसरा जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया वो है आपका MKS। और यही पूरे के पूरे कंट्री में जब ट्रेड की बात आती है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हम कौन सा यूनिट, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? MKS। समझ में आया बात? ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पे जहाँ हम लोग थे। हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन की। तो हमने अभी समझा था कि पोजीशन स्पेस में एक पॉइंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। पोजीशन इज अ पॉइंट इन स्पेस। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। पोजीशन जैसे हम समझ लिए, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक दूसरा पॉइंट आता है आपका जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक से पहली बार रूबरू हो रहे होंगे, पहली बार आप अवेयर हो रहे होंगे इस टॉपिक से। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको अगर हमें समझना हो तो दो तीन बातें हैं। पहला जो पॉइंट है इसके लिए वो क्या है कि यह एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो पॉइंट है, इसमें क्या क्या होता है ये समझिए। इसमें एक ओरिजिन होता है, इसमें एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। अगर हमने 3D की बात की तो जेड एक्सिस भी होगा। यानी आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन। आप ध्यान देंगे जो तीनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बोर्ड पे ये फिगर हम बना नहीं सकते क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से 2D फिगर को ही समझाया जा सकता है। ये अब 3D फिगर हो गया। आप इमेजिन करके देखिए, जहाँ भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फिगर है कैसा, आप 2 मिनट आंखें बंद कीजिएगा और सोचिएगा इस पे। तो हम ये बात समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें क्या क्या होता है, ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। हम क्या करते हैं इसके हेल्प से, ये भी समझना जरूरी है। तो समझिए, हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसका किसका मेजरमेंट करते हैं? तो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं,
टाइम का मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन एंड एक्सेस which is used to measure distance and time and other variables. और भी वेरिएबल्स हम मेजर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान रहे, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट जरूर करेंगे। तो नोट्स में सबसे पहले आप पोजीशन को नोट करेंगे। क्या था पोजीशन में एक बार लिख देता हूँ, आप नोट करते चलिए। पोजीशन is a point in a space. It is represented by dot. दूसरा जो टॉपिक आया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप इन तीनों के जगह पे लिख सकते हैं एक्सेस। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे या फिर कॉमा देकर लिख लीजिए। कॉमा देकर लिखिए विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, टाइम एंड अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स का मतलब है और दूसरी चीज़ों को भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो क्या मैं ये मानूं कि आप अब तक बताई गई सारी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ें? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो हमारा चैप्टर है मोशन, इसका मतलब क्या होता है। अब हम लोग मोशन पे आते हैं। देखिए, जब हम मोशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, हम मोशन पार्टिकल के लिए भी डिफाइन करते हैं, हम मोशन ऑब्जेक्ट के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूं तो भी ठीक है, मैं पार्टिकल बोलूं तो भी ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जब बहुत सारे कंबाइन होंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो नियम ऑब्जेक्ट पे लगेगा वही नियम पार्टिकल पर भी लगेगा। मैंने कई बार ये कहते हुए विद्यार्थियों से सुना है कि सर हम पार्टिकल के लिए डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशंस लिखें या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। तो मेरा जो ये मानना है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट के लिए लिखिए। रीज़न ये है कि आजकल या प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंटरेक्शन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से होता है। हम चारों तरफ से ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। तो जो बातें हमारे आसपास हैं, जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम डेली देखते हैं, उनके लिए जो डेफिनेशंस हैं वो ठीक लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मोशन क्या है। देखिए, जब हम मोशन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करे तो हम कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप पार्टिकल कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप मुझे ही मान सकते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। टाइम नोट किया गया, कोई भी टाइम था, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। मेरा जो पोजीशन था, सबसे पहले मैं ए पे था। टाइम जैसे 5 सेकेंड हुआ तो मैं चला गया बी पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम 4 सेकेंड स्पेंड हुआ, उस 4 सेकेंड में मेरा पोजीशन चेंज हो गया, मैं ए से बी पर चला गया। इसका मतलब कि मैं मोशन में हूँ।
इसी बात को कहा जाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, दरअसल ऐसी बात है कि हम यहाँ पे जब मोशन को डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं तो टाइम ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता। टाइम ऐसा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, घड़ी ठीक ठाक चल रही है, मेरे घड़ी में अगर 10 बज रहा है, किसी दूसरे की घड़ी में भी 10 बज रहा है, तो 1 घंटा जब स्पेंड होगा, 1 आवर जब स्पेंड होगा, तो दोनों घड़ियों में 11 बजेंगे। इसका मतलब कि टाइम में वेरिएशन नहीं होता। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? इसलिए मोशन को किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया? टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या मैं ये मानूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम मोशन समझ लिए। मोशन के बाद से आता है आपका रेस्ट। रेस्ट तो अपोजिट हो जाएगा। whenever an object do not change its position with respect to time, then it is said to be in rest। सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये डेफिनेशन जब आए तो एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम समझेंगे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होता है, और ये भी समझेंगे कि किस तरह से डेफिनेशन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होता है, तब जाके मोशन का कंप्लीट डेफिनेशन बनता है। अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे, मैं जब बोलूँ नोट करने के लिए, तब आप नोट करेंगे। अभी तो हम हिस्ट्री समझ रहे हैं कि मोशन के डेफिनेशंस कैसे कैसे आए हैं और क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन दी है, किस तरह से वो थोड़े थोड़े मॉडिफाई होंगे, स्लाइटली मॉडिफाई होंगे। एग्जाम्पल के लिए चलिए थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। ओके, नो डाउट। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि ए एंड बी, ये दोनों के दोनों किसी ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रेन ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी ले लीजिए। तो हमने क्या माना कि ए एंड बी क्या कर रहे हैं? कार में ट्रेवल कर रहे हैं। और सी जो है रोड पे खड़ा है। सी यहाँ पे रोड पे खड़ा है। हम 3 बातें करेंगे। पहली बात ये, ए बी के बारे में क्या कहेगा, बी ए के बारे में क्या कहेगा, सी ए और बी के बारे में क्या कहेगा, और ये दोनों सी के बारे में क्या कहेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम कई मैटर पे डिस्कशन करेंगे। पहला, ए बी के बारे में क्या कहता है, बी ए के बारे में क्या कहता है। यहाँ मैटर मोशन का है, मोशन के बारे में क्या कहेगा, है ना। फिर ये दोनों सी के बारे में क्या कहते हैं, सी इन दोनों के बारे में क्या कहता है। तो अल्टीमेट हमारा गोल है कि वे एक दूसरे के मोशन को किस तरह से नोट कर रहे हैं, ये समझना। मान लीजिए कि ट्रेन, आप डायरेक्शन ले सकते हैं, या आपका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये वेस्ट है और ये जो है आपका ईस्ट है, और ये रूट है वो भी वेस्ट ईस्ट में ही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने।
आप मान लीजिए कि वेस्ट ईस्ट में ट्रेन भी चल रही है। मान लीजिए कि जब ट्रेन चल रही है तो सी यहाँ पे रेस्ट में है। ध्यान देना आपको, ए बी आसपास बैठे हैं एक दूसरे के, ट्रेन चल रही है। किस डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन बताइए? ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए क्या होता है, बी कहता है कि ए रेस्ट में है। सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। दो पैसेंजर ट्रेन चल रही हो तो एक दूसरे को क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो अभी बी कह रहा है। बी बोलेगा कि ए रेस्ट में है, ए बोलेगा कि बी रेस्ट में है। दोनों सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा, नो डाउट। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए, उन दोनों की बातें सही हैं, दोनों रेस्ट में है ही। लेकिन कब? जब बी बोले ए के बारे में, ए बोले बी के बारे में, तब ये दोनों रेस्ट में है। लेकिन अगर सी से पूछा जाए कि चलो भाई तुम बताओ ये क्या कर रहे हैं दोनों, सी बोलेगा कि ट्रेन चल रही है। सही बात है, ट्रेन चल रही है। सी बोलेगा कि जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन में ये दोनों बैठे हैं, तो ये दोनों भी चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर नहीं चल रहे होते तो थोड़ी देर बाद सी से वो दूर हो जाएंगे। ये भी बात सही है। तो हमने ये देखा, और इन दोनों से पूछते हैं सी के बारे में। ये दोनों भी कहेंगे कि हाँ सी भी चल रहा है। सी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में सी जा रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम लोग ट्रेन में बैठ के ट्रेवल करते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तीनों लोग सही कह रहे हैं, तो हम किसकी बातों पर विश्वास करें? इस तरह से तो धोखा हो जाएगा। इसी बात को समझने के लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हमारा हेल्प करेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर हम, एक ओरिजिन होता है, कई एक्सेस होते हैं, हम वहां से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है तो वो सारी जो है, ये जो समस्या है कि कौन सही कह रहा कौन गलत कह रहा, इसको सही करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है, वो बोलता है कि दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। यहाँ पर जो मैटर है ना, जो समझने वाली है, वो ये है कि मोशन जो है रिलेटिव है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। क्या है रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। सीधे सीधे सरल भाषा में समझना चाहें तो किसी न किसी से संबंधित। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इस बात को हम अच्छे से कैसे समझें? कहा जाता है कि एक मोशन दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर समझ रहे हैं ना, ऑब्जर्वर का मतलब जो नोट करे कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो एक ही मोशन दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट मेजरमेंट देगा। जैसे आप देख लीजिए, एक ऑब्जर्वर बी है जो बता रहा है कि ए रेस्ट में है, एक ऑब्जर्वर सी है जो बता रहा है कि ए मोशन में है। दोनों सही कह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो मोशन है वो रिलेटिव है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेजरमेंट करने वाला किस पोजीशन में है। यानी मेजरमेंट करने वाला अगर रेस्ट में है तो वो किसी मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट को अलग तरह से मेजर करेगा। लेकिन अगर मेजरमेंट करने वाला खुद मोशन में हो तो वो दूसरे मोशन करने वाले पर्सन का जो मेजरमेंट करेगा वो अलग तरह से करेगा। सीधा सीधा कहा जाए कि कोई भी मोशन जब हम मेजर करते हैं तो डिपेंड करता है कि मेजर करने वाला जो पर्सन है वो किस स्टेट में है। क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में है? अगर मोशन में है तो कितना फास्ट मोशन में है। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, आप समझेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आएगा। और बहुत सारी किताबों में ये बातें ठीक से समझाई नहीं गई हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना ही बहुत टेढ़े खीर है। जो समझ गया
बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आप समझिएगा ध्यान से। अब हम एक छोटा सा केस लेते हैं। आप मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है ना, रिक्शे पे बैठे हैं। रिक्शा मान लिया जाए, या चलिए ऑटो मान लेते हैं। ऑटो तो आप समझते हैं ना, जिसका स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा जो पर्सन है सी, वो बाइक से चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। ऑटो भी ऐसे ही जा रहा है, बाइक का डायरेक्शन भी ऐसा ही है। पहली बार जब सी रेस्ट में था तो बोलता था कि ये दोनों मोशन में है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात था। ए कहता था कि बी रेस्ट में है, बी कहता था कि ए रेस्ट में है, दोनों कहते थे कि सी रेस्ट में है। सी रेस्ट में नहीं, मोशन में है और बैक जा रहा है ना। अब हम जरा पूछे सी से कि अब सी क्या कहता है, क्योंकि सी अब किससे चल रहा है, मोटर बाइक से चल रहा है ना सी। ये जो मोटर बाइक है ना, बाइक जो वर्ड है वो जापानी अमेरिकन वर्ड है, ये मोटर अपने यहाँ का वर्ड है। तो ये जो मोटर बाइक है, ये मोटर बाइक से चल रहा है। मान लेते हैं कि इसका स्पीड 30 का है और इसका स्पीड 50 का है। 50 km/h, 30 km/h। आगे समझेंगे कि km/h का मतलब क्या होता है, आगे हम सारी बातें समझाएंगे। स्पीड थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसका स्पीड है ये, और ये इसका स्पीड है। अब बताइए क्या होगा। अब क्या होगा कि ये फास्ट चल रहा है, तो अब बोलेगा ये कि ए और बी जो हैं वो मोशन में तो हैं, लेकिन स्लो मोशन में है, बहुत तेज नहीं चल रहे हैं वो। अब अगर हम ए बी से पूछें कि सी क्या कर रहा है, तो ए और बी बताएंगे कि सी भी मोशन में है, लेकिन फास्ट मोशन में है। इसका मोशन फास्ट है। देखा आपने, सारे के सारे एस्पेक्ट बदल गए। क्यों बदल गए? क्योंकि जो मेजरमेंट करने वाला पर्सन है वो बदल गया। वही मेजरमेंट करने वाला पर्सन पहले रेस्ट में था तो कुछ और बातें बता रहा था ए और बी के बारे में, वही जब खुद मोशन में हो गया, फास्ट मोशन करने लगा, तो कुछ और बताने लगा। इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन रिलेटिव होता है। रिलेटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मेजरमेंट करने वाला पर्सन है वो किस स्टेट में है। क्या वो खुद रेस्ट में है या खुद मोशन में है? अगर मोशन में है तो कितना फास्ट। इन बातों से मोशन डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट बन जाता है। किसी के लिए वही मोशन रेस्ट बनेगा, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वेशन किस तरह से कर रहा है। किसी के लिए वही मोशन मोशन बन जाएगा, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर कैसा है। अब एक छोटा सा केस और लीजिए। अब मान लीजिए कि अब ये जो मोटर बाइक वाला पर्सन है ये उल्टा चलने लगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये उल्टा चलाने लगा। अब पूछिए इससे, अब ये बोलेगा कि ये लोग मुझसे पीछे जा रहे हैं। सी से पूछा जाए कि बताओ ए बी क्या कर रहे हैं, किस तरह के मोशन कर रहे हैं, तो ये बोलेगा कि ये पीछे जा रहे हैं मुझसे, और चूंकि इसका स्पीड ज्यादा है ना, तो बोलेगा कि बहुत तेजी से वो पीछे जा रहे हैं। ए बी से पूछिए, ए बी बोलेगा कि सी तो बहुत फास्ट जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट जा रहा है। क्या आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो पहले ट्रेन में बैठने वाले को लगता है कि दूसरी ट्रेन फास्ट जा रही है, दूसरी ट्रेन में बैठने वाले को लगता है कि पहली ट्रेन फास्ट जा रही है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जर्व करने वाला पर्सन है वो खुद मोशन में है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, तो स्पीड प्लस होकर के दिखता है। इसको हम और आगे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। अभी क्या ये बात मेरी आप समझ पाए कि मोशन रिलेटिव होता है, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि कौन मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है इस बात पर डिपेंड करता है कि मोशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम मोशन को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में, जो आप नोट भी करेंगे। क्या है मोशन, मैं आपको नोट करता हूँ। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम नोट भी करेंगे। मोशन के डेफिनेशन को जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ध्यान दीजिएगा, पुरानी ही डेफिनेशन को हम लोग इंप्रूव करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position with respect to, ध्यान से सुनिए, an object is said to be in motion when it changes its position when it changes its position with respect to
विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप स्टेशनरी भी कह सकते हैं या डायरेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहेंगे तो चलेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही तो मेजरमेंट होगा ना। कोई भी आदमी जो मेजरमेंट करेगा उस आदमी के साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके साथ साथ रहेगा। जैसे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ किसी के मोशन का, तो मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो मेरे बॉडी से रिलेटेड मेरे बॉडी के साथ साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें ये लेंथ में मेजर कर लूँगा, ये ब्रेड्थ में मेजर कर लूँगा, हाइट भी मेजर में कर लूँगा। यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं नहीं है, मुझे में है, मेरे साथ अटैच है। इसलिए कहा जाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिक्स बोलिए, स्टेशनरी बोलिए, जो भी आप कहिए। मैं नोट करता हूँ, आप इसे लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। मोशन के बाद से रेस्ट आता है आपका, और रेस्ट में सिर्फ हमें यहाँ नोट लगा देना है। कैसे लिखेंगे मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आप नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट इज नोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस मैंने नोट कर दिए हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से ये जो लास्ट लाइन मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ भी एक लाइन जो मैंने लिखा है, एक बार फिर से मैं आपको चाहूँगा एम्फेसाइज करना इन दोनों लाइन पे कि जब हम बात करते हैं कि मोशन इज रिलेटिव, इसका मतलब है कि मोशन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है। मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। कोई एक ऑब्जर्वर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ए मोशन में है, तो जरूरी नहीं कि दूसरा ऑब्जर्वर जो है वही बताए। डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस स्टेट में है। अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो वो मोशन को किसी और तरह से इंटरप्रिटेट करेगा। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो वो मोशन को किसी और तरह से नोटिफाई करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि अर्थ घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर? आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में कि वो इलिप्टिकल पाथ से मूव करती है। तो फिर सीधी सी बात है कि हम लोग भी घूमते होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। डेफिनेटली हम लोग भी घूमते होंगे। तो ये बताइए कि अगर हम लोग भी घूमते होंगे तो फिर हमें एहसास क्यों नहीं होता, हमें क्यों नहीं पता चलता कि हम घूमते हैं? सामने वाला अगर खड़ा होकर के मेजर करे हमारे बारे में, हमको नोटिस करे, वो भी रेस्ट में हम भी रेस्ट में, सामने वाला अगर नोटिस करे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है कि नहीं, तो वो नोटिस क्यों नहीं कर पाता जबकि हम तो घूम रहे हैं? वो इसलिए नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि जितना हम घूमते हैं उतना ही तो वो भी घूमता है। कोई भी ऑब्जर्वर हो जो अर्थ पे हो, सभी एक साथ घूम रहे हैं तो ऑब्जर्वर भी घूमेगा। ऑब्जर्वर थोड़ा सा घूम गया, ऑब्जेक्ट भी थोड़ा सा घूम गया, दोनों बराबर घूमे, इसलिए किसी को नहीं पता चला।
जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए ए से पॉइंट ए है, यहाँ से दो लो चलते हैं 1 and 2। दोनों आंखें बंद कर ली अपनी। ये गया आपका 5 सेंटीमीटर और नंबर 2 जो है वो भी गया 5 सेंटीमीटर। जब अपनी आंखें खोलते हैं तो फिर से पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पास हैं। अगर वो आंखें खोल के भी चले तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि चले तो 5 सेंटीमीटर ही है। इसलिए अगर बराबर अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट, इक्वल अमाउंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट चले दोनों साथ साथ, तो ऑब्जर्वर भी उतना ही चला गया जितना कि ऑब्जेक्ट चला गया। इसलिए ऑब्जर्वर नोट नहीं कर पाता कि हम मोशन में हैं। तो फिर कैसे नोट कर पाएंगे कि हम मोशन में हैं? अगर कोई पर्सन मून पे चला जाए तो मून पे जाकर के वो देखेगा कि अर्थ घूम रही है और अर्थ के साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट भी घूम रहे हैं। वहां से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम घूमे या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट घूमे या ऑब्जर्वर भी घूमा। तो अर्थ पे रह के, अर्थ पे ही मेजरमेंट अगर हम करें और देखें कि कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है कि नहीं अर्थ के साथ, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑब्जर्वर भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों एक ही प्रकार के मोशन में है। जितना वो चलता है उतना ही दूसरा वाला भी चलता है। इसलिए हम नोटिफाई नहीं कर पाते कि अर्थ मूव करती है। अर्थ के मूवमेंट को समझने के लिए हमें किसी दूसरे प्लेनेट पे जाना होगा या मून पे जाना होगा, मार्स पे जाना होगा, वहां से हम बता सकते हैं कि अर्थ मूव करती है। क्या ये बात आप समझ पाए? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समय की बाध्यता ऐसी है कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आगे हम लोग अगले दिन बढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं। आपके कमेंट ही डिटरमाइन करेंगे कि आप कितने एक्टिव हैं। तो अगले दिन हम लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स। हैव अ गुड डे।